नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो अपन ने एक पॉलिटी की एक क्लास पढ़ ली है पहले। उसमें अपन ने बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में जाना, जिसमें कि अपन ने राज्य और राष्ट्र की अवधारणा के बारे में पढ़ा था। तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि भाई राज्य एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है और राष्ट्र एक कल्चरल कंसेप्ट है। उसके बारे में उसके बाद राज्य की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था, बेसिक जानकारियाँ प्राप्त की थी। और अब अपन अगले वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा का जो अपना टॉपिक रहेगा वो 2 या 3 वीडियो में कवर करेंगे अपन। या तो 2 में हो जाएगा तो ठीक है, 2 में नहीं हो पाया तो 3 वीडियो बना के इसको कवर करेंगे। उससे पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को। धन्यवाद। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली और क्यों जरूरत पड़ी इसकी और कैसे इसका गठन हुआ, इन सब सवालों का जवाब अपन इस वीडियो में लेंगे। उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले बात आती है कि भाई संविधान क्या है और क्यों जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई संविधान क्या है। तो संविधान का बेसिक अर्थ ये होता है कि भाई कानूनों का समूह जिसके माध्यम से सरकार चलाई जाए। तो पहले क्या कि राजतंत्र हुआ करता था। तो राजतंत्र में तो कोई कानून लिखित में होते नहीं थे, क्योंकि राजतंत्र में तो जो राजा कह देते थे वही शासन बन जाता था। वही कानून या नियम बन जाया करते थे कि भाई राजा कहा भी करते थे कि भाई मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो वो वाला सिस्टम था। अब बात आती है लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र में अब राजतंत्र तो है नहीं, तो लोकतंत्र में अपन को पहले कानून नियम बनाने पड़ेंगे, जिसमें लोगों को कुछ मूल अधिकार भी दिए जाएंगे, मौलिक कर्तव्य भी होंगे। तो उसके लिए अपन को बनाना था संविधान। अब संविधान बनाने की बात आई तो संविधान, देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले ही संविधान बनाने की बातें चलने लगी थी। क्योंकि भाई पहले तो क्या कि जब ब्रिटिशर्स शासन कर रहे थे तो उनकी पार्लियामेंट ने जो एक्ट पारित कर रखे थे, क्योंकि ब्रिटेन में गणतंत्र था पहले से ही। तो वहाँ ब्रिटेन में तो क्या लिखित संविधान तो है नहीं, लेकिन मौखिक संविधान है। फिर भी वहाँ की जो पार्लियामेंट थी वो कुछ एक्ट पारित करती थी, कुछ कानून बना के भेजती थी यहाँ पे। उसी के अकॉर्डिंग अपना भारत का शासन चल रहा था। जैसे 1919 का एक्ट हो गया, 1935 का एक्ट हो गया, उनके अनुसार ब्रिटिशर्स यहाँ पे शासन व्यवस्था चला रहे थे। तो अब बात आती है कि भाई जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और स्वतंत्रता आंदोलन भी अपनी चरम सीमा पे था, तब भारतीयों ने डिमांड की हुई कि भाई हमें स्वतंत्र किया जाए। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई हम स्वतंत्र तो आपको कर दे, लेकिन आप अपना शासन चलाओगे कैसे। तो फिर सबने विचार किया भाई हाँ भाई ये बात भी सही है कि भाई शासन चलाएंगे कैसे। तो उसके लिए पहले संविधान बनाया जाए। तो संविधान बनाया जाए, संविधान की बात आई तो भाई संविधान का निर्माण कैसे किया जाए। तो सबसे पहले बात आई कि भाई पहले एक सभा का गठन किया जाए, संविधान सभा का, फिर वो संविधान तैयार करेगी। तो अब बात करेंगे अपन इस वीडियो में संविधान सभा के बारे में। तो अपना टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा, तो संविधान सभा की डिमांड को लेकर कुछ फैक्ट्स हैं वो अपन यहाँ पढ़ेंगे कि भाई संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो सबसे पहले अपन इसमें पढ़ते हैं कि भाई 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई। संविधान सभा की मांग की गई थी। इन्होंने कोई संवैधानिक तौर पर तो मांग नहीं की थी, लेकिन इन्होंने अपना एक लेख लिखा था। उस लेख में स्वराज नाम का जो लेख लिखा था, उस लेख में कहीं ना कहीं इन्होंने जिक्र किया था कि भाई संविधान सभा का गठन, ऐसी कोई सभा होनी चाहिए जो कि संविधान का निर्माण करे। उसके बाद में अब बात करते हैं 1922 में। तो 1922 में महात्मा गांधी द्वारा अपने एक लेख में संविधान सभा की बात कही थी। और उसके बाद इसी दौरान स्वराज पार्टी जो थी
उसने संविधान सभा की मांग की थी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि भाई पार्टी के तौर पर संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की थी, तो उसका आंसर होगा अपने स्वराज पार्टी। अब स्वराज पार्टी आ गई। इसके बाद में 1928 में नेहरू समिति द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। किसके द्वारा? नेहरू समिति के द्वारा, जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। तो नेहरू समिति द्वारा डिमांड की गई। अब ये डिमांड चली रही है, लेकिन ब्रिटिशर्स इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ तक की जो डिमांड थी संविधान सभा की, वो कोई संवैधानिक तौर पर मांग नहीं की गई थी, क्योंकि इन सभी मांगों में कहीं पर भी संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। तो अब बात आती है संवैधानिक तौर पर सर्वप्रथम मांग किसने की, तो सन 1934 के अंदर 1934 में M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, इन्होंने सर्वप्रथम संवैधानिक तौर पर संविधान सभा शब्द का प्रयोग करते हुए मांग की। तो सर्वप्रथम किसने मांग की थी? संविधान सभा शब्द का प्रयोग करते हुए किसने मांग की थी? M.N. रॉय द्वारा। M.N. रॉय ने सर्वप्रथम 1934 में संविधान सभा शब्द का प्रयोग करते हुए संविधान सभा की मांग की। उसके बाद में जस्ट अगले ही साल 1935 में कांग्रेस पार्टी जो कि उस समय का सबसे बड़ा राजनीतिक दल था, और यही जो स्वतंत्रता संग्राम था उसको भी आगे बढ़ा रही थी कांग्रेस पार्टी, उसमें भी भाग ले रही थी। ये उस समय का सबसे बड़ा राजनीतिक दल हुआ करता था। तो इसने भी अब संविधान सभा की मांग करना शुरू कर दिया था। अब बात आती है 1938 की। तो 1938 में क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में जो संविधान सभा की मांग की थी, उसमें इन्होंने कहा था कि भाई संविधान सभा का गठन किया जाए और संविधान सभा का जो चुनाव हो वो प्रत्यक्ष तरीके से, मतलब कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस बेस पर होना चाहिए? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब कि संविधान सभा का जो गठन किया जाए वो कैसे किया जाए? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करा के, यानी कि जनता के द्वारा सीधे संविधान सभा के प्रतिनिधियों को चुना जाना चाहिए। लेकिन आप बात कर रहे हो 1938 में, जहां पर एक तरफ स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, संचार के साधनों का भी अभाव है और जनता में इतनी जागरूकता भी नहीं है, और पूरे जो ब्रिटिश भारत है वहां तो जैसे तैसे हो इलेक्शन करवा भी सकते हैं, लेकिन बात आए जब रियासतों की, तो वहां पे तो अभी तक राजाओं का शासन है, तो वहां पे प्रत्यक्ष चुनाव कराना संभव भी नहीं था। तो अब यहाँ पे भी बात नहीं बनी। तो अब बात आती है 1940 में आता है अगस्त प्रस्ताव। क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव। इसमें पहली बार ब्रिटिशर्स द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया, लेकिन संविधान सभा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो 1940 में क्या आया? अगस्त प्रस्ताव आया था। उसमें ब्रिटिशर्स ने कहा था कि भाई अभी तो क्या है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था इस टाइम, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि भाई ब्रिटिशर्स ने भारत को भी सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया था। इधर राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, उधर भारत को भारतीय नागरिकों को बिना पूछे ही ब्रिटिशर्स ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को उतार दिया था। तो इसका काफी विरोध हो रहा था और इधर संविधान सभा की मांग चल रही थी। तो फिर ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है उसके बाद हम भारतीय लोगों को संविधान सभा मतलब संविधान बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। वहां पर भी संविधान सभा शब्द का यूज नहीं किया गया था। तो इसके बाद में बात आती है 1942।
कब किया? 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। क्या आया था? क्रिप्स मिशन। इसने इसने कहा कि भाई ठीक है, संविधान सभा की मांग इतने लंबे समय तक चल रही है तो संविधान सभा का गठन भी किया जाएगा, लेकिन इसने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा जो चुनाव किया जाना था उसको रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, हम संविधान सभा का गठन तो कर देंगे, लेकिन वो करेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। कैसे करेंगे? अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। अब अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा कैसे करेंगे? तो इन्होंने कहा कि भाई डायरेक्ट इलेक्शन तो देखो अभी संभव है नहीं, तो अपन करेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव में कैसे करेंगे? तो अप्रत्यक्ष चुनाव ऐसे किए जाएंगे भी, इनमें जो चुनाव वोट जो करेंगे संविधान सभा के सदस्यों को, वो करेंगे प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्य। अब प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्य कौन थे? जैसे अभी वर्तमान में अपन देखते हैं कि भी राज्य में होती है विधानमंडल। विधानमंडल में दो सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो जो विधान परिषद जो होता है वो होता है उच्च सदन, और जो विधानसभा जो होती है वो होती है निम्न सदन। तो उस समय भी जो ब्रिटिश भारत था वहां पे विधानमंडल हुआ करती थी, और उसके जो निम्न सदन के सदस्य वर्तमान के जैसे एमएलए, तो वो वोट करेंगे इसमें। तो उन्होंने ये बात कही थी, ये अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे और जो वोट करेंगे वो करेंगे प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्य। अब 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। कौन आया था? कैबिनेट मिशन। इसने भी संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया और इसने भी वही कहा कि भाई चुनाव तो होंगे, लेकिन कैसे? जिस तरह की क्रिप्स मिशन द्वारा सिफारिशें दी गई है उसी आधार पर चुनाव होंगे। अब ठीक है भाई, यहां तक की बात हो गई कि भाई 1895 से डिमांड चली आ रही है। तिलक जी ने की, 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा मांग की गई, 1928 में नेहरू कमेटी द्वारा मांग की गई, 1934 में संविधान सभा शब्द का यूज करते हुए एमएन रॉय द्वारा मांग की गई, और 1935 में कांग्रेस पार्टी ने डिमांड की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड की। उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव 1942 में ब्रिटिशर्स द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया, लेकिन संविधान सभा शब्द का यूज नहीं किया गया था। और फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया, उसने भी संविधान सभा की डिमांड को स्वीकार किया, लेकिन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, यानी कि अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराए जाएंगे। उसके बाद में कैबिनेट मिशन आया 1946 में, उन्होंने भी संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया और अप्रत्यक्ष रीति से चुनाव कराने पर सहमति जताई। अब बात करते हैं अपन संविधान सभा के चुनाव की। ठीक है, यहां तक हो गया। यहाँ का कोई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे, उतारना चाहे तो शॉर्ट में उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। एक बार मैं हट जाता हूं। वीडियो को पॉज करके भी आप उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में बात आती है कि भाई संविधान सभा का चुनाव कराया जाए। संविधान सभा का चुनाव कराया जाए तो अब ब्रिटिश भारत भी है इस संविधान सभा में। ब्रिटिश भारत को भी शामिल करना है और देशी रियासतों को भी शामिल करना है। तो अब बात यह है कि भाई कितनी सीटें हो, कितने सदस्यों को चुना जाए, तो उसका क्या बेस रखा जाए। तो अब इन्होंने जो बेस रखा वो ये था कि भाई 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। कितनी? 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। कितने? 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा। तो अब उस समय जो भारत की जनसंख्या थी उसके अकॉर्डिंग टोटल सीटें थी 389 सीटों पर इलेक्शन कराए जाने चाहिए। अब 389 सीटों पर इलेक्शन तो कराए जाएंगे, लेकिन इलेक्शन की पद्धति क्या होगी? तो सबसे पहले इलेक्शन की पद्धति के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्शन की पद्धति थी पीआरएस, मतलब आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणी मत द्वारा। अब ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है और एकल मत संक्रमण क्या है, इसके बारे में अपन जब अपनी आगे होने वाली क्लासों में जब प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में जब पढ़ेंगे, उसके जो चुनाव के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे अपन पढ़ेंगे। उससे पहले अपन यहाँ सिर्फ केवल नाम नोट करेंगे भाई
चुनाव की पद्धति क्या थी? चुनाव पद्धति क्या थी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, शॉर्ट में इसको पीआरएस कहेंगे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमण मत द्वारा। किसके द्वारा? चुनाव पद्धति क्या होगी? इसको आप अभी तो एज इट इज रट लेना, क्योंकि इसके बारे में अभी यहाँ पे समझना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो वहां पे अपन अच्छे से इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है और एकल संक्रमण मत क्या होता है। अब बात होगी, अब जो 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था, उसके तहत सीटें थी 389 सीटों पर चुनाव होने थे। लेकिन इसमें भी डिवाइडेशन था। इसमें डिवाइडेशन कैसे था? इसमें इस टाइप से था कि भाई एक तो था ब्रिटिश भारत, क्या था? ब्रिटिश भारत, जहां पे ब्रिटिशर्स द्वारा डायरेक्ट शासन किया था। दूसरी थी रियासतें, क्या थी? रियासतें। अब ब्रिटिश भारत को दी गई 296 सीटें ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आती थी, ठीक है, और 93 सीटें कहां पे थी? रियासतों में। अब ब्रिटिश भारत में भी जहां पे डायरेक्ट शासन था ब्रिटिश भारत का, वहां तो थी 292 सीटें तो थी ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, और 4 थे उच्चायुक्त प्रांत। क्या थे? 4 उच्चायुक्त प्रांत, यानी कि चीफ कमिश्नरेट। जैसे कि वर्तमान में अपन देखते हैं कि भी जो केंद्र शासित प्रदेश है, उस समय भी चीफ कमिश्नरेट हुआ करते थे। कितने थे वो? 4 चीफ कमिश्नरेट हुआ करते थे। वो कौन कौन से थे? इनको याद करने का तरीका है ABCD। क्या है? ABCD। ऐसे अपना राजस्थान वाला अजमेर मेरवाड़ा, एक तो ये हो गया अजमेर मेरवाड़ा। उसके बाद में दूसरा था बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान में, जो कि बाद में पाकिस्तान में चली गई थी सीट। बलूचिस्तान पाकिस्तान हो गया, और सी से हो गया कुर्ग कर्नाटक, और डी से दिल्ली। ये हो गया। तो अब 389 सीटों का डिवाइडेशन हो गया इस टाइप से कि भी 296 ब्रिटिश भारत से होगी, 93 रियासतों से होगी, 296 में से भी 292 ब्रिटिश इंडिया में जहां पे की विधानमंडल होगी वहां से होगा, और 4 थी चीफ कमिश्नरेट से। 4 चीफ कमिश्नरेट कौन से थे? अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान पाकिस्तान, और कुर्ग कर्नाटक, और दिल्ली। ये चारों हो गए अपने केंद्र शासित प्रदेश कह दो, या उस समय चीफ कमिश्नरेट कहा करते थे। अब बात आती है कि भी चलो कोई बात नहीं, रियासतों में तो कोई दिक्कत नहीं थी कि भी रियासतों में तो इलेक्शन होने, इनडायरेक्ट इलेक्शन भी नहीं होने थे, क्योंकि वहां पे तो राजतंत्र था, तो वहां पे तो सीधा सीधा मनोनीत करके भेजे जाएंगे। किसके द्वारा? राजा के द्वारा, या राजा का जो मंत्रिमंडल था उनके द्वारा सीधा मनोनीत करके सदस्यों को भेज दिया जाएगा। लेकिन अब ब्रिटिश भारत में भी दिक्कत थी कि भाई ब्रिटिश भारत में जो सीटें हैं उनका आवंटन कैसे किया जाए। जैसे कि समुदाय के आधार पर कि किस समुदाय को कितनी सीटें दी जाए। तो इसका जो डिवाइडेशन था 296 का, वो भी इस प्रकार किया गया था। 296 का डिवाइडेशन इस प्रकार था कि भाई सामान्य के लिए आरक्षित की गई थी। सामान्य के लिए आरक्षित की गई थी 210 सीटें। अब सामान्य में कौन कौन आ रहा था? हिंदू, जैन, ईसाई, ये जो भी थे अदर आदि कर देते हैं। दूसरी जो कम्युनिटी थी वो सारी इसमें आ रही थी। और 78 सीटें जो थी वो मुस्लिम लीग की, मुस्लिम के लिए, मुस्लिमों के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? 78। और 4 सीटें आरक्षित की गई थी सिख कम्युनिटी के लिए। किसके लिए? सिख समुदाय के लिए कितनी? 4 सीटें। और 4 थी चीफ कमिश्नरेट के लिए। हो गई 296 होगी ना, 210 ये, 78, 4 और 4।
तो इस प्रकार से C2 का डिवाइडेशन हो गया। 389 पे होना था, उसमें से 93 मनोनीत होने थे, 296 पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन होने थे, उसमें से भी 210 सीटें सामान्य के लिए आरक्षित की गई, 78 सीटें मुस्लिम लीग के लिए आरक्षित की गई थी, 4 सीटें सिख कम्युनिटी के लिए और 4 चीफ कमिश्नरेट के लिए। तो इस प्रकार से C2 का डिवाइडेशन कर दिया गया। अब चुनाव होने थे। अब चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1947 में। जुलाई अगस्त 1947 में चुनाव हो गए। अब आने थे चुनाव के नतीजे। तो अब अपन देखेंगे चुनाव के क्या परिणाम रहे। तो अब चुनाव के परिणाम देखेंगे। तो चुनाव के जब परिणाम आए तो लीग तो हक्का बक्का रह गई। क्यों रह गई लीग? हाँ, लीग को तो धक्का लग गया चुनाव के परिणाम आने के बाद। तो वो धक्का क्यों लगा वो देखते हैं अपन चुनाव के परिणाम। अब अपन देखते हैं चुनाव परिणाम। चुनाव परिणाम अपन ने बेसिकली रियासतों वाले तो देखने ही नहीं, अपन को देखने हैं ब्रिटिश इंडिया के, मतलब कि 296 सीटों पे देखने हैं मेनली। तो अपन देखते हैं चुनाव परिणाम। अभी अभी रिसेंट में राजस्थान की विधानसभा के भी चुनाव परिणाम आ ही चुके हैं। हालांकि सीएम कौन बनेगा ये अभी तक चेहरा सामने नहीं आया है, वो भी आ ही जाएगा। खैर अपन को इन चुनाव परिणाम से काम है, वो तो हर 5 साल में होते रहेंगे, लेकिन ये एक ही बार हुए थे और इनको याद रखना पड़ेगा हमें। तो अब यहाँ पे जो चुनाव परिणाम देखते हैं, वहां पे अब देखते हैं कि भी कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। अब कांग्रेस पार्टी को जो सीटें मिली थी वो अपन देखते हैं भी जो सीटों का डिवाइडेशन था उसके आधार पर। तो सामान्य पर जो 210 सीटें थी उसमें से 199 किसको मिल गई? कांग्रेस को। 210 सामान्य सीटों में से 199 पर कांग्रेस जीत के आ गई। और जो मुस्लिम आरक्षित सीटें थी 78 मुस्लिम आरक्षित सीटें थी। मुस्लिम आरक्षित सीटों में भी 78 में से 3 पर कांग्रेस आ गई। और जो सिख कम्युनिटी के लिए आरक्षित थी, जो 4 सीटें उसमें भी 3 पर कौन आ गई? कांग्रेस आ गई। और जो चीफ कमिश्नरेट थी वहां की कितनी सीटें आरक्षित थी? 4। उन 4 में से भी 3 पर आ गई कांग्रेस। अब टोटल कितनी हो गई? 208 सीटें आ गई कांग्रेस के पास। अब भाई साहब 208 सीटें कांग्रेस के पास आ चुकी है और अब आती है बारी लीग की। तो मुस्लिम लीग को मिली, उसकी जो 78 सीटें थी वो भी पूरी नहीं मिलके 73 सीटें ही मिली। अब 73 सीटें मिलते ही लीग को हुई दिक्कत। लीग को क्या दिक्कत हुई? इसमें एक ये भी लिख लेते हैं पहले कि भाई निर्दलीय थी, वो थी 15 सीटें। 15 निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। ठीक है। अब लीग को ये समझ आ चुका था कि भाई अगर अपन को अपनी आरक्षित सीटें भी पूर्ण नहीं मिल पा रही है अभी यहाँ पे, और अब अगर बात आती है कि ये भविष्य में सरकार बनाने की, तो यहाँ पे 208 सीटें केवल कांग्रेस की है, तो ऐसे तो अपनी सरकार तो कभी बन ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही परिणाम आए तो फिर लीग में कुछ नेता थे, उन्होंने जिन्ना को बताया कि भाई ऐसे तो अपनी सरकार कभी बनेगी नहीं। अब सरकार नहीं बनेगी तो जिन्ना भी पहले तो क्या था कि भाई जिन्ना भी 2 राष्ट्रों के समर्थक नहीं थे, मतलब कि भारत और पाकिस्तान डिवाइडेशन के वो भी समर्थक नहीं थे, वो भी नहीं चाह रहे थे, यहाँ तक तो वो भी नहीं चाह रहे थे कि भाई डिवाइडेशन हो। लेकिन जैसे ही परिणाम आए जिन्ना को लग गया कि भाई अपन अगर इंडिया में रहे तो अपनी कभी सरकार नहीं बन पाएगी और कांग्रेस अपनी चलने नहीं देगी। तो फिर यहाँ से ही जिन्ना जो है वो 2 राष्ट्र के समर्थक हो जाते हैं, भारत और पाकिस्तान के। तो यहाँ से 2 राष्ट्र की अवधारणा ने भी जोर पकड़ ही लिया था। अब बात आती है कि भाई संविधान सभा के इसके चुनाव के परिणाम तो आ गए, लेकिन अब आती है बारी इसके कार्य करने की, सेशंस की, सत्र की। भाई अब संविधान सभा का चुनाव हो चुका है तो भाई कार्यवाही शुरू की जाए। तो अब शुरू करने से पहले लीग ने तो विद्रोह कर दिया, और लीग ने जब विद्रोह किया तो परिणाम जुलाई अगस्त में चुनाव हुए थे। यहाँ पे लिख देता है चुनाव कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 में। अब जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हो गए, परिणाम आ गए। तो अब लीग नाराज चल ही रही थी,
तो लीग ने क्या किया कि भाई 16 अगस्त 1946 को क्या कर दिया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित कर दिया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि जहां पे भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे वहां पे मुस्लिमों ने क्या कर दिए, दंगे फसाद शुरू कर दिए। दंगे फसाद शुरू कर दिए तो चारों तरफ अशांति फैल गई, और जहां पे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे, जब ये खबर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की खबर अन्य क्षेत्रों में पहुंची, तो जहां हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे वहां पे हिंदुओं ने मुस्लिमों पर अत्याचार शुरू कर दिए। इस तरह से पूरे देश में अशांति फैल रही थी, दंगे हो रहे थे। तो फिर जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे उन्होंने जिन्ना साहब को समझाने की कोशिश की कि भाई दंगे को रुकवाओ, ये करो वो करो, भाई कैसे भी करके दंगों को रुकवाओ, आपको सीटें और चाहिए तो हम और सीटें दे देते हैं, भले ही सामान्य की सीटों में भी आपको सीटें दे देते हैं। लेकिन जिन्ना साहब नहीं माने। अब नहीं माने तो क्या करे भाई, अपने को तो कार्यवाही तो शुरू करनी पड़ेगी, संविधान तो बनाना है। क्योंकि अब संविधान नहीं बनाए तो यहाँ पे अब जो 1946 में जो गवर्नर जनरल थे वेवेल, उन्होंने दोनों पार्टियों को वक्त दिया था कि भाई जून 1947 तक, कि भाई हाँ जून 1947 तक का टाइम दिया था कि भाई जो भी हो तुम्हारे, जैसे भी हो समझौता करो, कैसे भी करो, कुछ भी करो, समझौता करके एक निर्णय लो। लेकिन कोई सहमत होने को तैयार ही नहीं है। तो इसके बाद 1947 में ही जून के बाद आ जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। तो इधर दंगे हो रहे हैं, इधर कोई सहमत एक मत हो ही नहीं रहे। तो जब लॉर्ड माउंटबेटन आए तो उन्होंने क्या किया कि भाई आते ही कहा कि भाई ये ऐसे तो मानने हैं नहीं। तो उन्होंने क्या किया भाई, आते से ही दिया बाल्कन प्लान। कौन सा दिया था, बाल्कन प्लान। बाल्कन मतलब कि बाल्कन यूरोप में एक क्षेत्र है जहां पे काफी छोटे छोटे कंट्रीज है। उन्होंने कहा कि भाई या तो तुम एक राष्ट्र के मत पर सहमत हो जाओ, या फिर एक राष्ट्र के मत पर सहमत नहीं हो तो दो राष्ट्र के मत पर सहमत हो, लेकिन जैसे भी वो सहमत हो जाओ दंगों को रोको। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं जो रोका तो फिर वो मेरा बाल्कन प्लान तैयार है, जिसके तहत मैं तुम्हारे देश के इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि कहाँ भारत शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। तो ऐसे उन्होंने माउंटबेटन ने समझाया। तो ये तो बातें चली रही थी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही। लेकिन अब बात आती है कि भाई संविधान सभा के कार्य के शुरुआतों की, भाई कार्य शुरू किए जाए। तो अपन बात करेंगे, उससे पहले कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं अपन। वो फैक्ट्स ये हैं कि भाई जो संविधान सभा थी उसके अंतर्गत सर्वाधिक सीटें कहाँ से थी। तो ब्रिटिश भारत से अगर देखें, ब्रिटिश इंडिया में सर्वाधिक सीटें थी संयुक्त प्रांत से। कहाँ से थी, संयुक्त प्रांत से कितनी सर्वाधिक सीटें थी, 55। दूसरी थी मद्रास से सीटें थी 49। और रियासतों में देखें, अगर रियासतों में देखें तो जो मैसूर रियासत थी वहां से सर्वाधिक सीटें थी 7। और राजस्थान में जो सीटें थी वो थी, वैसे 12 भी मिलती है, 13 भी मिलती है, लेकिन अपन यहाँ पे 12 का जिक्र करते हुए यहाँ पे जो सर्वाधिक सीटें थी जयपुर रियासत से थी। ठीक है, जयपुर रियासत से थी। तो अब अपन बात करते हैं कि भाई इलेक्शन भी हो गए, परिणाम भी हो गए, लेकिन कुछ फैक्ट हो रहे हैं, जैसे कि उनके बारे में भी अपन यही देख लेते हैं कि भाई जो संविधान सभा के इलेक्शन हुए थे उसमें से महिला सदस्य कितनी थी। तो अब अपन आगे देखते हैं महिला सदस्यों के बारे में। उसके बाद अपन देखेंगे भाई राजस्थान से कौन कौन संविधान सभा में सदस्य रहे थे। तो अब अपन देख लेते हैं महिला सदस्य। संविधान सभा में महिलाएं वो उनकी संख्या थी 15। कितनी महिलाएं थी संविधान सभा में, कुल 15 महिलाएं सेलेक्ट होके आई थी। तो अब उन 15 का नाम अपन एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बार इनके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि भाई महिलाओं के ऊपर कि भाई निम्न में से कौन संविधान सभा में शामिल थी या नहीं थी, ऐसे घुमा के कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक बार अपने को ध्यान में होना चाहिए कि वो 15 महिलाएं कौन कौन थी। तो अब अपन एक बार एक एक का नाम देख लेते हैं और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित जो थी
वो कौन थी? जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर। ये विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में आपको इतना सा ध्यान रखना है कि भाई ये विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो यूएन की भारत से शायद एकमात्र महिला सदस्य, एकमात्र अध्यक्ष रही है यूएन में। यूएन महासभा जो है वहां पे एकमात्र भारत से जो अध्यक्ष रही है वो कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। दूसरी जो बात करते हैं अपन, बात करते हैं सुचेता कृपलानी। इसकी बात करेंगे, सुचेता कृपलानी। ये जो थी सुचेता कृपलानी जी जो थे ये यूपी से बिलोंग करते थे, और जेबी कृपलानी जी जिनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे उनके धर्मपत्नी थी। ये जो सुचेता कृपलानी जी जो थे वो भारत में किसी भी राज्य के प्रथम महिला सीएम थी। और आगे बात करते हैं अपन सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो थे वो किसी भी राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। कौन थे? सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल थी किसी भी राज्य की। अब चौथा नाम आता है राजकुमारी अमृता कौर। किसका आता है? राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर जो थी वो पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। कौन थी? पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी आगे चल के। जब ये कैबिनेट मंत्री थी तब इनको हेल्थ डिपार्टमेंट दिया गया, स्वास्थ्य मंत्री रही थी। और इनकी एक बड़ी अचीवमेंट ये थी कि भाई जब ये स्वास्थ्य मंत्री थी, जो दिल्ली में जो एम्स है उनका निर्माण इन्हीं की देखरेख में हुआ था। अब पांचवा नाम आता है एनी मास्करीन। क्या आता है? एनी मास्करीन। एनी मास्करीन ये एकमात्र ऐसी महिला थी जो रियासत से मनोनीत होकर आई थी, क्योंकि बाकी सभी रियासतों से तो मेल कैंडिडेट चुन के आए थे, लेकिन जो कोचीन रियासत थी, कहां से थी ये? कोचीन रियासत। कोचीन रियासत से एनी मास्करीन महिला सदस्य को चुनकर भेजा गया था। अब बात करते हैं अपन दक्षिणी वेलायुद्धन। ये जो थी एकमात्र दलित महिला थी संविधान सभा में। एकमात्र दलित महिला कौन थी? दक्षिणी वेलायुद्धन। अब आगे अपन को नाम ही देखने हैं केवल। तो विजय लक्ष्मी पंडित यूएन महासभा की एकमात्र अध्यक्ष रही है भारत से। सुचेता कृपलानी प्रथम सीएम, महिला सीएम। सरोजिनी नायडू जो थी प्रथम महिला राज्यपाल रही है। राजकुमारी अमृता कौर प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री। और एनी मास्करीन जो कि एकमात्र रियासत से मनोनीत सदस्य थी कोचीन रियासत से। और दक्षिणी वेलायुद्धन एकमात्र दलित। अब अपन नाम देखते हैं बाकी वालों के। वो है हंसा जीवराज मेहता। एक ही नाम है ये, हंसा जीवराज मेहता। और 8 नंबर पे है अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन। 9 पे देखेंगे बेगम अजाज रसूल। क्या नाम है? बेगम अजाज रसूल। 10 नंबर पे है दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख। अब देखते हैं अपन लीला रॉय, रेणुका रॉय, पूर्णिमा बनर्जी, मालती चौधरी और कमला चौधरी। ये है 15 नाम। ये 15 नाम है 15 महिला सदस्यों के। तो एक बार रिवीजन करेंगे अपन। विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, एनी मास्करीन, दक्षिणी वेलायुद्धन, हंसा जीवराज मेहता, अम्मू स्वामीनाथन, बेगम अजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, लीला रॉय, रेणुका रॉय, पूर्णिमा बनर्जी, मालती चौधरी, कमला चौधरी।
ऐसे जब मैं रिवीजन कराऊं ना तो साथ साथ बोला करो, ताकि क्या है कि ये जो नाम होते हैं ना, अब नाम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हाँ, आप चाहो तो भले इनकी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो, मैंने अपने हिसाब से बना रखी है, आप भी अपने हिसाब से बना ले ताकि ये याद हो जाए। और ये नाम है बार बार रिवीजन से ही याद होंगे, और वो भी बोल बोल के अगर रिवीजन करेंगे ना आप तो याद अच्छे से हो जाएंगे। अब ये तो हो गई महिला सदस्य, इनके बारे में अपन ने थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लिया। अब बात करते हैं कि भाई राजस्थान से संविधान सभा में कौन कौन से सदस्य थे। तो राजस्थान से संविधान सभा में सदस्यों की बात आती है तो इसमें क्या कि कितने सदस्य थे, इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसमें आंसर आता है जो कहीं 12 भी मिल जाता है, सही मान लिया जाता है, कहीं 13 भी सही मान लिया जाता है, कहीं 14 भी, और कहीं 15 को भी सही मान लिया जाता है। वो ऐसा क्यों है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं, तब पता चलेगा अपन को, है ना। तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेके उतार लेना या वीडियो को पॉज करके उतार लेना। वैसे तो ये क्लास में एक बार में तो याद होंगे नहीं, लेकिन कोशिश करा करो कि क्लास में ही याद हो जाए। अब बात करते हैं राजस्थान से संविधान सभा में सदस्य। राजस्थान से संविधान सभा में सदस्य अब अपन देखते हैं पहले देखते हैं सबसे पहले जयपुर से कौन कौन थे। तो पहला आता है वीटी कृष्णामाचारी, जो कि आगे चलकर संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष भी बने थे, वीटी कृष्णामाचारी। दूसरे जो थे हीरालाल शास्त्री, कौन थे दूसरे? हीरालाल शास्त्री। दोनों कहां से थे? जयपुर से, ठीक है, दोनों जयपुर से थे। अब बात करते हैं अपन उदयपुर रियासत की। तो उदयपुर से थे, एक तो थे माणिक्यलाल वर्मा, दूसरे जो थे वो थे वी राघवाचारी। लेकिन बाद में क्या हुआ था, वी राघवाचारी, इनका स्थान किन्होंने लिया था? बलवंत सिंह मेहता ने ले लिया था। ये कहां से थे? उदयपुर। और ये भी थे उदयपुर से। पांचवे जो सदस्य आते हैं वो अपन देखते हैं जोधपुर से। जोधपुर से कौन थे? एक तो थे CS वेंकटाचार्य। कौन थे? CS वेंकटाचार्य। और एक थे जय नारायण व्यास। और एक थे CS वेंकटाचार्य। और ये दोनों कहां से थे? जोधपुर से, ठीक है। और एक थे KM पणिकर कहां से थे? बीकानेर से, जिनका स्थान बाद में किन्होंने ले लिया था? जसवंत सिंह। ये कहां से थे? बीकानेर से, ठीक है। और अब आते हैं 8वें नंबर पर। 8वें नंबर पर आते हैं दलेल सिंह। ये कहां से थे? कोटा से। और एक आते हैं गोकुललाल असावा। ये कहां से थे? शाहपुरा से। ये जहां कुछ नाम ही है जो आपको याद करना, बाकी आप राजस्थान हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, रिपीट होते हैं, तो वैसे ही याद हो जाना। इतना लोड नहीं लेना कि भाई ये नाम कैसे याद होंगे, ये नाम बार बार रिवीजन से याद होंगे, ठीक है ना। और 10वें नंबर पर आते हैं खेतड़ी से कौन थे? सरदार सिंह कहां से थे? खेतड़ी झुंझुनू से। अब दो और बच जाते हैं, वो यहां लिख लेते हैं। एक बच्चा थे रामचंद्र उपाध्याय। कौन से? रामचंद्र उपाध्याय। ये कहां से थे? ये थे अलवर से। और दूसरे हैं राज बहादुर। कौन है? राज बहादुर। ये थे भरतपुर से। तो अब अपन देखते हैं कि भाई यहाँ पे बात आती है कि भाई राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य थे।
तो यहां तक तो अपन देख रहे हैं कि 12 काउंट हो गए अपने, लेकिन 12 तो ये काउंट हो रहे, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे भी वी राघवाचारी और बलवंत सिंह मेहता ये इनकी जगह इन्होंने ली, तो ये 13 हो गए। और सेम यहाँ पे बीकानेर में हुआ था कि के.एम. पणिकर की जगह बाद में जसवंत सिंह ने ली। यहाँ पे 12 तो आंसर ये आ रहा है, और 13 और 14 ये आ रहा है, 14 आंसर आ रहा है, ठीक है। 12 और 14 दो आंसर तो अपन को आगे, लेकिन एक और है राजस्थान में, आपने ध्यान दिया हो तो, वो कौन थे? मुकुट बिहारी भार्गव। ये कहां से थे? अजमेर मेरवाड़ा से। अब इसका जो आंसर होता है वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे। अगर उसमें चीफ कमिश्नरेट को शामिल नहीं कर रखा है और इन दोनों को शामिल नहीं करके पूछा है तो 12 आंसर आएगा, और अगर चीफ कमिश्नरेट को शामिल किया है और इनको नहीं किया है तो आंसर हो जाएगा 13, और इनको भी शामिल कर लिया है और चीफ कमिश्नर सबको शामिल कर लिया, इन दो जो एक्स्ट्रा नाम है इनको भी शामिल कर लिया, तो अपना आंसर हो जाएगा 15। इनको शामिल कर लिया, इस 12 ये और 2 ये नाम हो गए, और इसको हटा दिया चीफ कमिश्नरेट को, तो अपना आंसर हो जाएगा 14। तो ये इसका जो आंसर होगा 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है और 15 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन पर, ऑप्शन में वो या तो 12 देगा या 13 देगा या 14 देगा या 15 देगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो स्पेशली मना करके देगा कि भाई चीफ कमिश्नरेट को शामिल नहीं किया गया है ऐसे, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है कि कितने सदस्य आएंगे, ये क्या है कि सवाल ही ऐसा है तो वो पहले ही डिफाइन करके देगा, और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर सारे ऑप्शन दे दे कुछ डिफाइन नहीं करे तो वो क्वेश्चन वैसे ही डिलीट हो जाएगा। तो ये नाम आपको याद हो जाने चाहिए, 15 महिला सदस्यों के नाम और 15 ये नाम हो गए, 13 और प्लस 2 नाम ये हो गए, 15 नाम ये हो गए। तो इनको आप एक बार 2-4 बार पढ़ेंगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे। और ये हीरालाल शास्त्री का राजस्थान हिस्ट्री में आप बार बार पढ़ेंगे, माणिक्यलाल वर्मा पढ़ेंगे, वी राघवाचारी पढ़ेंगे, जयनारायण व्यास पढ़ेंगे, पणिकर के बारे में आगे और पढ़ेंगे, और गोकुलाल असावा के बारे में भी पढ़ेंगे। तो नाम को याद करने में इतनी कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, क्योंकि बार बार रिविजन होता रहेगा। तो एक बार रिविजन कर लेते हैं इनका कि भाई जयपुर से कौन कौन थे? वीटी कृष्णामाचारी और हीरालाल शास्त्री। और उदयपुर से थे माणिक्यलाल वर्मा, वी राघवाचारी, और वी राघवाचारी का स्थान लिया था बलवंत सिंह मेहता ने। फिर आते हैं CS वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास जोधपुर से। फिर आते हैं के.एम. पणिकर, उनका स्थान लिया था बाद में जसवंत सिंह ने। कहां से थे ये? बीकानेर से। फिर आते हैं दलेल सिंह कहां से थे? कोटा से। फिर आते हैं गोकुलाल असावा थे शाहपुरा से। और सरदार सिंह कहां से थे? केतड़ी से। फिर आते हैं रामचंद्र उपाध्याय अलवर से। फिर आते हैं भरतपुर से आते हैं राज बहादुर, और जो चीफ कमिश्नरेट था अजमेर मेरवाड़ा, वहां से आते हैं मुकुट बिहारी भार्गव। ये हो गया। अब अपन चलते हैं संविधान सभा की बैठकों की तरफ। अब चूंकि आंदोलन तो चल ही रहे हैं, आंदोलन तो रुकने का नाम नहीं ले रहे, वो तो होते रहे दंगे, आंदोलन के साथ दंगे तो होते रह रहे। तो इस बीच में संविधान बनाना भी जरूरी है, तो संविधान सभा की बैठकें तो करनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं अपन संविधान सभा की प्रथम 3 बैठकों की बात। इसमें अपन को 3 तारीखें याद रखनी है। 3 तारीखें याद रखनी है। 3 बैठकों में क्या हुआ था उसके बारे में जानकारी लेंगे अपन। तो पहली बैठक जो होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। अब ये जो पहली जो बैठक हुई थी इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो इसमें भी 2 डेटा मिलते हैं अपन को। एक तो मिलता है 207 और एक 211। वो ऑप्शन में आपको दोनों में से एक मिलेगा, कहीं 211 भी मिलता है, कहीं 207 भी। और अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी बोर्ड देता है, चाहे RSS भी हो चाहे RPSC हो, अगर ऐसा क्वेश्चन दे और दोनों ऑप्शन दे तो वो क्वेश्चन बेसिकली डिलीट हो जाएगा। 207 सदस्य थे, उनमें से 9 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 9 महिलाएं। और ये जो प्रथम सेशन हुआ था संविधान सभा का, इसमें उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था JB कृपलानी द्वारा। JB कृपलानी द्वारा किया गया था उद्घाटन हो गया। और अब उद्घाटन तो हो गया, तो अब बैठक हो रही है तो किसी को न किसी को अध्यक्ष तो बनाया जाएगा। तो अब इसमें क्या किया कि भी अध्यक्ष बनाया जाए, तो अब किसको अध्यक्ष बनाया जाए ये समस्या आ गई।
तो सबने कहा कि भाई किसको बनाए किसको बनाए, तो फिर किसी ने सुझाव दिया कि भाई जो वरिष्ठतम सदस्य हो तो उनको बना दो। तो यहाँ पे जो नाम आया वो आया अस्थायी अध्यक्ष के लिए, अस्थायी अध्यक्ष। वो किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया? क्योंकि एक तो ये वरिष्ठतम सदस्य थे। क्या थे? वरिष्ठतम सदस्य। और ये जो वरिष्ठतम सदस्य को जो अध्यक्ष बनाने की परंपरा थी वो कहाँ की थी? फ्रांस की परंपरा के अनुसार। अब जो अस्थायी अध्यक्ष इनको चुन लिया गया, अब अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, अब बैठक शुरू होती है। भाई सब सदस्य आए, सब मिले जुले, एक दूसरे से माल्यार्पण किया, उद्घाटन किया, मतलब स्वागत सत्कार किया गया सबका, और अस्थायी अध्यक्ष भी बना लिया गया। अब बारी आती है कि भाई संविधान सभा का जो गठन किया गया है वो किस लिए है? वो किया गया है संविधान बनाने के लिए। तो संविधान बनाना था, तो अब सारे एक दूसरे की तरफ देखे कि भाई संविधान बनाना है अपन को, तो कैसे बनाए? तो सब देखे कि भाई आपको पता है क्या, आपको पता है, एक दूसरे को पूछने लगे भाई संविधान कैसे बनाए। तो चुन के तो आ गए, लेकिन किसी ने पूछा कि भाई आप बताओ कैसे बनाए, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई मेरे तो कभी काम पड़ा ही नहीं है ऐसे संविधान बनाने से, मेरा तो पहली बार है। सब ऐसे ही कहने लगे भाई अपना कहाँ काम पड़ा, अपन तो सीधे उठ के आए हैं, खासकर रियासतों से जिनको तो मनोनीत किया गया था। तो अब समस्या हो गई भाई कैसे बनाए। तो उस दिन तो ज्यादा कुछ काम हुआ नहीं था, संविधान सभा ने ज्यादा काम नहीं किया, सब वही कि मेरा तो पहली बार है, मेरा तो पहली बार है करने लग गए। वैसे वो डायलॉग है ना, किसी को पूछते हैं शादी के बारे में तो भाई कुछ जानते हो क्या शादी के बारे में, शादी होने वाली होती है तो वो कहते हैं कि मेरी तो पहली बार है। हालांकि कुछ लोग होते हैं अपवाद स्वरूप जो 2 या 3 भी कर लेते हैं, वो राजतंत्र में हुआ करती थी, अभी मत कर लेना तुम भी। ठीक है चलो। तो अब पहली बैठक हो गई, अब बात करते हैं दूसरी बैठक की। 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को बैठक हो रही है, दूसरी बैठक। तो अब यहाँ पे जो अस्थायी अध्यक्ष है उसके 2 ही काम होते हैं। एक काम तो होता है कि भाई स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव करवाना, और दूसरा होता है कि भाई जो सिलेक्टेड मेंबर है उनको शपथ दिलाई जाए। तो अब जो सच्चिदानंद सिन्हा है उन्होंने सबको शपथ वपथ दिला ली उसी दिन, और अब बारी आती है कि भाई स्थायी अध्यक्ष की। तो यहाँ पे जो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया वो किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अब बात वापस वही बात जो 9 दिसंबर को चल रही थी, वही कि भाई संविधान बनाए तो कैसे बनाए, कहाँ से शुरुआत करें, क्या प्रारूप रहेगा। तो इसके बारे में लोगों ने सुझाव दिया कि भाई किसी ऐसे सदस्य को लाओ जो संविधान के बारे में जानता हो, कुछ जानता हो, बेसिक जानकारी रखता है। तो फिर नाम आता है BN राव का। तो BN राव का नाम ही क्यों आया? क्योंकि भाई भारत के संविधान से पहले ही बर्मा का संविधान बन चुका था, और जो बर्मा का संविधान बना था उसमें BN राव ने अहम भूमिका निभाई थी। और जो BN राव जो थे वो जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स में भी एक्टिव थे, वहाँ के संविधान में भी इन्होंने भाग लिया था। तो कुल मिला के उनको संविधान के बारे में कुछ नॉलेज था। तो यहाँ पे संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? BN राव को। क्यों किया गया था? क्योंकि इन्होंने बर्मा का संविधान बनाया था। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर लिए, स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। अब आती है उपाध्यक्ष की। तो यहां पे जो उपाध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया HC मुखर्जी को। किसको बनाया गया? HC मुखर्जी को। यहाँ पे अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, लेकिन कालांतर में क्या हुआ था कि कालांतर में ये देखा गया कि भाई अध्यक्ष साहब उपस्थित नहीं है तो उनका काम उपाध्यक्ष साहब देख लेंगे। लेकिन किसी दिन अगर ऐसा हो गया कि भाई अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो फिर कौन देखेगा? तो फिर कालांतर में 11 दिसंबर को नहीं बल्कि आगे चल के 6-7 महीने बाद दूसरे उपाध्यक्ष जो बनाए गए, सेकंड उपाध्यक्ष,
वो बनाए गए थे वीटी कृष्णामाचारी। याद आ रहा है क्या कुछ वीटी कृष्णामाचारी नाम से? याद करो, अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था इनके बारे में। कौन थे वीटी कृष्णामाचारी? अरे वही थे, जयपुर से। अभी पढ़ा था ना अपन ने, जयपुर रियासत से थे। तो अध्यक्ष भी हो गए, उपाध्यक्ष भी हो गए। अब बैठक होती है, थर्ड बैठक, वो कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को। अब थर्ड बैठक हुई, उसमें क्या हुआ था कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया? JL नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो पारित होता है कब? 22 जनवरी 1947 को। तो 3 बैठकें हुई थी संविधान सभा की, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर 1946। प्रथम बैठक में क्या हुआ था? 207 या 211 सदस्यों ने भाग लिया था, उनमें से 9 महिलाएं थी। JB कृपलानी जी द्वारा उद्घाटन किया गया और सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, क्योंकि वही सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे और ये वरिष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष चुनने की जो परंपरा थी वो कहाँ की थी? फ्रांस की। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें कि स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और अस्थायी अध्यक्ष HC मुखर्जी को बनाया गया। कालांतर में दूसरे उपाध्यक्ष HC मुखर्जी को बनाया गया और कालांतर में दूसरे उपाध्यक्ष वीटी कृष्णामाचारी जी को बनाया गया। और संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया, क्योंकि उन्होंने बर्मा का संविधान बनाया था, उसमें उनका योगदान था, तो उनको संविधान के बारे में नॉलेज था। और जो संविधान का जो फर्स्ट प्रारूप जो तैयार किया था, प्रथम प्रारूप भी इन्होंने ही तैयार करके दिया था। और जो अंतिम प्रारूप जो था वो एक कमेटी पढ़ेंगे आगे, प्रारूप कमेटी, उसने तैयार किया था अंतिम प्रारूप। तो उसके बाद में थर्ड बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें कि नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता। अब अपनी अगली जो क्लास होगी, आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करेंगे और जो अगली क्लास होगी उसमें देखेंगे कि भी उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या प्रोविजंस रखे गए थे और संविधान सभा में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कौन सी कमेटियां बनी थी, उन कमेटियों के बारे में और उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में अपन अपनी अगली क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर करके बीच में उतार लेना ये शॉर्ट में। नोट्स तो वैसे अपन क्लासरूम में जब भी पढ़ते हैं तो बनाते ही हैं, तो अभी यहाँ पे तो नोट्स बनाएंगे नहीं यूट्यूब पे तो और ये आपको नोट करते हुए रिवीजन करते रहना है। अगली क्लास अपनी जब भी आएगी, कल परसों या 2 दिन बाद जब भी आएगी, उसमें अपन आगे की जानकारी लेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।